नमस्कार राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। आज विश्लेषण की शुरुआत मैं मनीष सिंह के एक ट्वीट से करूंगा जिसमें उन्होंने लिखा है, हेलो भूपेश। हाँ कौन? मैं कौन बोल रहा हूँ ये मायने नहीं रखता। तुम यह जान लो कि इस वक्त तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो डैश डैश डैश। अब इसके आगे लंबे चौड़े ट्वीट के कुछ शब्दों पर आप गौर करें। यह कोई फिल्मी सीन हो सकता है, फिलहाल असलियत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन एजेंसियों के कब्जे में है। मैं भूपेश बघेल का प्रशंसक नहीं हूं, कभी था जब मरी हुई कांग्रेस में जान फूंकने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। निडर, निर्भय और दल के जयचंदों से सख्ती से निपटते हुए उन्होंने 15 साल से लस्त पस्त पार्टी को एकजुट कर 3/4 बहुमत की सत्ता पर ला खड़ा किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डिजास्टर रहे। 5 साल कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा, हेकड़ी और दूसरे नेताओं का अपमान मान मर्दन ने पंचर कर दिया। आज जहां पहुंच गए हैं उसके लिए जिम्मेदार अकेले खुद हैं। ये एक पुराने कार्यकर्ता की आवाज थी जो भूपेश बघेल के कवि समर्थक थे। आज मैंने विश्लेषण की शुरुआत इस ट्वीट से इसलिए की क्योंकि भूपेश बघेल ने खुद अपना एक वीडियो जारी करते हुए कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर दिया था। अब तो आप समझ गए होंगे मैंने मनीष सिंह के ट्वीट का जिक्र क्यों किया। दरअसल भूपेश बघेल जिस तरह से आत्ममुग्ध हो गए, आत्म प्रशंसक हो गए हैं, आज की तारीख में वो खुद को बड़ा करके इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल कई तरह के घपले घोटालों में फंसे हुए हैं। महादेव सट्टा वाले मामले में वो नामजद एफआईआर में उनका नाम है, नामजद आरोपी हैं। पहले ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई ने उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया। यानी ढेर सारे घपले घोटालों के आरोपों के बाद कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता भूपेश बघेल की आज जिस तरह से खुली आलोचना कर रहे हैं, उसके बाद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भूपेश बघेल ने खुद के लिए खुद को समझाते हुए वीडियो जारी करते हुए आम लोगों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कुछ बार मिलने के लिए बुलाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। शुरू में उन्हें मीटिंग्स के मकसद के बारे में पक्का यकीन नहीं था, लेकिन मीटिंग से कुछ ही दिनों बाद जांच एजेंसियां उन पर रेड डालेगी। भूपेश जी, जहां तक मुझे याद है 26 फरवरी 2020 को ये वो दौर था जब कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत हो रही थी और दिल्ली दंगों की आग से झुलस रही थी। ऐसे माहौल में इनकम टैक्स की सबसे पहले शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी हुई थी। आपके यहाँ नहीं हुई थी। आपकी उप सचिव सौम्या चौरसे के अलावा आपसे सबसे करीबी, विश्वसनीय और आपकी सारी गुप्त बात जानने वाले एजाज ढेबर के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। कई बेईमान और भ्रष्ट किस्म के दागी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी जो 2 छापेमारी हुई थी वो तब जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे। 10 मार्च 2025 को शराब घोटाले वाले मामले में ईडी की रेड हुई थी। उसके बाद उसी महीने यानी मार्च 2026 को सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में छापामार कार्रवाई की थी। ये वो दौर था जब आपको मुख्यमंत्री के पद से हटे करीब 4 महीना हो चुके थे। अब जब आप चुनाव हार चुके थे तो ऐसे में ईडी और सीबीआई ने जब छापेमारी की तब से लेके अब तक करीब 11 महीने हो चुके हैं। तब आपने मुंह नहीं खोला जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे। हारे हुए कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके नेतृत्व में 71 सीटों से सीधे आधे से भी कम यानी 35 सीटें प्राप्त की थी। ऐसे में आपको भारतीय जनता पार्टी में यदि भाजपा शामिल कर भी लेती तो भाजपा को क्या हासिल होता। अब आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बारे में कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में आपने और भी कुछ बातें कही है। आप बता रहे थे जब आप मुख्यमंत्री थे तो इस मीटिंग के दौरान आपसे पूछा जाता था कि आपके खिलाफ कितने केस पेंडिंग हैं, वे किन अधिकारियों पर भरोसा करते हैं और वे कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बातचीत में आप एक बात बड़ी ईमानदारी से स्वीकार यह भी कर रहे थे कि आपको सीधे तौर पर भाजपा में शामिल होने के लिए कभी नहीं कहा गया। अब यहाँ यह भी गौर करना होगा कि जिन कपिल सिब्बल की पॉडकास्ट में आपने चेतन बघेल को ले आकर एक अलग से वीडियो बनाया, वहाँ चेतन बघेल ने भी ये बताया कि जेल के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था। ये बातें चेतन बघेल उन कपिल सिब्बल को समझा रहे थे जिन्होंने साफ तौर पर न्यायालय में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान वकील के रूप में इस बात की पुष्टि करवाने की कोशिश की कि राम और रामायण काल्पनिक है। बाकायदा एफिडेविट देकर राम सेतु के मुद्दे पर भारत सरकार की ओर से यह पक्ष रखा जा रहा था। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो कांग्रेस की बागी G26 समूह का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्होंने गांधी परिवार की नाफरमानी की कोशिश की और आज की तारीख में जब अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं तो ऐसे हिंदू विरोधी छवि वाले कपिल सिब्बल के सामने आपने ये नहीं बताया कि महादेव सट्टा वाले मामले में आप किस तरह से आरोपी हैं। आपने ये नहीं बताया कि आपकी उप सचिव
बेहद खास, कुछ ज्यादा ही खासम खास रही जब आप मुख्यमंत्री थे। सौम्या चौरसिया 22 दिसंबर 2022 से 2 साल से भी ज्यादा समय जेल में क्यों रही? कुछ दिनों के लिए बाहर आई थी, शर्तों में बाहर आई थी, फिलहाल अभी भी जेल में है। कई मामले उनके विरुद्ध लंबित हैं। सौम्या चौरसिया के विरुद्ध वो सारे आरोप और सारी जांच उस बात से जुड़े हैं जब वो आपकी अपनी उप सचिव हुआ करती थी। क्या सौम्या चौरसिया अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी? जबकि वो कोई आईएएस भी नहीं थी, वो राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की एक सामान्य अधिकारी थी। आखिर आपने उन्हें इतना पावर क्यों दिया? और क्या वो सारे पावर वो अपनी मर्जी से ले चुकी थी? और तो और आपके एक और सचिव रहे, उनका नाम रहा टामन सिंह सोनवानी, जो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक आपके सचिव रहे और सचिव पद से हटते ही सीजीपीएससी के चेयरमैन हो गए। और उनके चेयरमैन रहते आपकी बेटी की भी नियुक्ति होती है उसी सीजीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं का जिस तरह से गला घोटा गया सीजीपीएससी के माध्यम से, जिसकी जांच सीबीआई ने की, टामन सिंह सोनवानी भी जेल में है। इन टामन सिंह सोनवानी और सौम्या चौरसिया के बारे में आपने कपिल सिब्बल की शो में क्यों नहीं बताया? अब चेतन बघेल भी कपिल सिब्बल के सामने खुद को जिस तरह से इनोसेंट बता रहे हैं, 170 दिनों तक जेल में रहे थे, कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, दुनिया भर के तमाम महंगे महंगे वकील लगा रखे थे। अगर आरोप पूरी तरह बेबुनियाद थे तो क्या 170 दिनों तक आप जेल में रहते? और भूपेश बघेल जिस पप्पू बंसल के बारे में बता रहे हैं कि पप्पू बंसल खुद फरार था, उसकी गवाही पर बिट्टू उर्फ चेतन बघेल की गिरफ्तारी क्यों हुई? तो ये बात भूपेश बघेल अच्छी तरह जानते हैं। ये पप्पू बंसल ही भूपेश बघेल का असल राजदार था, उनके घर का आदमी था, जिन्हें कभी वो अपना भाई बताया करते थे। अपने करीबियों की लगातार उपेक्षा करते हुए ये समझाते थे कि पप्पू बंसल जैसा चाहेगा वैसा होगा। तभी तो मनीष सिंह ने एक ट्वीट किया, जो मनीष सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे पहले आपके समर्थक थे, आज नहीं है। वैसे मेरी भी कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात होती है जो आपके कभी करीबी रहे थे, कभी बड़े जिम्मेदार पदों में थे। कई बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसका सिर्फ एक कारण बताते थे कि भूपेश बघेल का जो व्यवहार रहा, जिस तरह से आप 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से डिक्टेटरशिप चला रहे थे, लगभग वैसे ही जैसे राहुल गांधी केंद्र से कांग्रेस को चलाते हैं, आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चला रहे थे। यहाँ से उपेक्षा उल्हाना के अलावा जिस तरह का आपका अपना ही कार्यकर्ता बेहद अपमानित महसूस कर रहा था, उनके अपमान से अलग आपको अपनी चिंता थी, सौम्या चौरसिया की चिंता थी, टामन सिंह सोनवानी की चिंता थी। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आपके विरोध में कुछ गलत आरोप भी लगा रही है, लेकिन आरोप 1 या 2 3 समझ में आता है। लेकिन राम से लेकर रामायण, गाय से लेकर गोबर और गोठान तक जितने सारे घोटालों की लंबी सूची तैयार हुई, साक्ष्य भी मिले जिनके आधार पर मामले मुकदमे दर्ज हुए, क्या वो सारे के सारे झूठे हैं और आप सही हैं? भूपेश जी, आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह निरपराध हो, निर्दोष हो, तो ये समझ लीजिए जनता पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। थोड़ा घर से बाहर निकलकर सड़क पर एक सामान्य सर्वे करवा लीजिए। कवासी लखमा के साथ आपने क्या किया? आपका अपना ही कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जब कवासी लखमा खुद को साफ तौर पर अनपढ़ बताते रहे, ये जानते समझते हुए आपने उन्हें आबकारी मंत्री बनाया और 3200 करोड़ का शराब घोटाला करते हुए कवासी लखमा के ऊपर ही सारे आरोप मढ़ दिए गए और कवासी लखमा को ही सबसे बड़ा आरोपी बना दिया गया। 15 जनवरी 2025 से वे लगातार जेल में थे, अभी पिछले हफ्ते ही छूट कर आए हैं। उन्हें अनपढ़ जानते हुए आपने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को उद्योगों से ही रोजगार मिलने की संभावना थी, लाखों नहीं तो कुछ हजार युवकों को रोजगार मिलता यदि एक योग्य उद्योग मंत्री होता, लेकिन उन्हें अनपढ़ जानकर आपने उन्हें कनाडा भेजा, एमओयू में साइन करने भेजा। ये वही कवासी लखमा है जो स्कूल के बच्चों को ये बताते रहे कि यदि नेता बनना है एसपी कलेक्टर का कॉलर पकड़ो, ये बताते रहे कि बीड़ी कैसे पी जाती है। ऐसे मस्करी करने वाले व्यक्ति को आपने उद्योग मंत्री, आबकारी मंत्री बनाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की भावनाओं के साथ अपमान किया, और आज आप पॉडकास्ट में आकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको भाजपा में शामिल करने के लिए जमकर दबाव बना रही थी। आपके ऐसे वीडियो से लोग भी जमकर मजा ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ सकते। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे और राजनीति नाहक की बदनाम होती रहेगी। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करना हो तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।